और देखिए आप लगातार जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं और यहाँ इसमें देखिए बहुत से लोग जो वो पारंपरिक वस्त्र पहनकर आए हैं। देखिए धोती कुर्ता इन्होंने पहना हुआ है। बहुत से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से ही हैं। आज क्या खास है आपके लिए? आज एमएस प्रमुख यहाँ पर आए, राज ठाकरे मंत्रोच्चार करने के लिए आए। यानी आपको लगता है कि ये बहुत विशेष मौका है, इसके लिए मंत्रोच्चार आप करेंगे? क्या होने वाला है? कोई और पाठ भी होने वाला है क्या? शांति पाठ होने वाला है। किसकी शांति के लिए आज पाठ करा रहे हैं? ये राज साहब को आशीर्वाद देने के लिए हम सब जन आए हैं। अच्छा, तो इसमें क्या हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी? नहीं, हनुमान चालीसा नहीं, खाली आशीर्वाद देने के लिए हम आए देंगे आप लोग। तो आप देखिए, क्योंकि आपको लगता है कि आशीर्वाद बहुत जरूरी है जब कोई अच्छा और नई शुरुआत करते हैं। बहुत जरूरी है, नई शुरुआत करने वाले हैं। देखिए हम ये भी देख रहे हैं, हम सुबह से यही कह रहे हैं कि रिवाइवल की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सुजाता, साफ तौर पर लोग जितने भी यहाँ पर आए, सुजाता, लोग जितने भी यहाँ पर आए सबका यही कहना है कि राज ठाकरे ही एकमात्र विकल्प नजर आते हैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। मैं गेस्ट के पास जाऊंगा, अभिषेक अग्निहोत्री से शुरुआत करूंगा, शिवसेना के नेता हैं। अभिषेक जी, ये तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुत्व की आवाज उठाने के लिए राज ठाकरे ही बचे हैं, बाकी महाराष्ट्र में उनको कोई नेता नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शिवसेना अपना जमीन खो रही है? अरे एंकर महोदय, इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट हुए ये कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट होते रहते हैं। सत्ता में जो पार्टी बैठती है उसके विपक्ष में उछल कूद मचाने वाले बंदर कूदते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही कि आज उद्धव ठाकरे जी को चेहरे के रूप में उपयोग किया जाए। इससे पहले वो जो है आपके आईपीएस अधिकारी थे बिहार वाले, उनको एक चेहरे के रूप में उपयोग किया गया था। कंगना रनौत जी हों, हमारी एक्ट्रेस मुंबई की हैं, वो उनको चेहरे के रूप में उपयोग किया। भाजपा की साजिशें हैं, बिछाते रहेंगे और हमारी सरकार प्रारूप रूप से अपने विकास पर काम करती रहेगी। किसी की आवश्यकता नहीं है कि विपक्ष में बैठे हैं लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे मैटर नहीं करता। हमारी सरकार जो है वो विकास पे काम करती है, राजनीति पे काम नहीं करती। और लेकिन कह रहे हैं कि शिवसेना का विकल्प एमएनएस ही है और एमएनएस ज्यादा मजबूती से उभर रही है। ऐसा क्यों? ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है? अभिषेक, आप ये जनता डिसाइड करती है। यहाँ जो है एसी कमरों में बैठ के बहस करके हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हिंदुत्व का विकल्प क्या है। हिंदुत्व का विकल्प सिर्फ शिवसेना है। यहाँ तक कि तथाकथित हिंदूवादी पार्टी जो खुद को भाजपा कहती है वो जुमलेवादी वाली पार्टी है। उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ भावनाओं के साथ खेल कर, धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर वो सत्ता बनाने तक की उनकी धार्मिक राजनीति रहती है। उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। उनकी पूरी राजनीति धार्मिक आड़ में होती है। उसे कोई मतलब नहीं कि लेकिन अभिषेक ये इसको आप बहुत हल्के, मुझे लगता है बहुत सतही कमेंट कर रहे हैं अभिषेक जी। अभिषेक बहुत सतही कमेंट कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आपको आपके शब्द आपके कद के हिसाब से और ऊंचे होने चाहिए। आप बहुत सतही कमेंट कर रहे हैं। मैं अवनीजेश अवस्थी के पास चलता हूं, उनसे पूछता हूं आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। अवनीजेश जी, अभिषेक कह रहे हैं कि ये बंदर नाच हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को पहले भी चेहरा बनाया गया, इस बार भी कोशिश है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसी रैलियां बहुत देखी हैं शिवसेना ने। विवेक जी, इनको कहिए, इन्होंने अपनी बात कह ली, अब सुन लें। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है, राजनीति में विरासत वैचारिक होती है, पारिवारिक नहीं होती। पारिवारिक विरासत का सवाल नहीं है। सवाल अगर बाला साहब स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के विचार को, उनके जो भी दर्शन था, उनकी जो भी राजनीति थी, उसको लेकर के जो आगे बढ़ेगा वो वास्तव में बाला साहब का वारिस होगा। इसमें कहीं कोई किसी तरीके का किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। शिवसेना ने जो आखिरी इलेक्शन लड़ा था वहां पर उसने भाजपा के साथ मिलकर के लड़ा था, भाजपा की नीतियों के साथ मिलकर के लड़ा था। उसके बाद सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर हुई। आज भाजपा को जिस तरीके से ये हिंदुत्ववादी लड़ाने वाली ये सब कह रहे हैं, ये क्या बहुत देर से समझ में आई इनको? क्या ये सत्ता की कुर्सी मिलते ही एकदम समझ में आ गई सारी बात, भाजपा की सारी सच्चाई ये है कि इन्होंने सही कहा कि देश की जनता पैदा करना तय करेगी कि बाला साहब आपकी विचारधारा क्या है, मतलब जहां भी आपके हित की बात होती है वहां का कोई नहीं है। और इसलिए अगर राज ठाकरे बाला साहब के मूल विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो समूचा शिवसैनिक नहीं, राज ठाकरे जी डिप्लॉय किसके द्वारा किए जा रहे हैं? राज ठाकरे जी के आत्मा से पूछिए, उनके द्वारा सिर्फ एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अंतर्गत। अरे भैया बात सुनो, अभिषेक जी, डिप्लॉय की बात छोड़ो, वैचारिक विरासत की बात करो। विचार बाला साहब ठाकरे के विचार के समीप निकट उनके पास कौन है, राज ठाकरे या वर्तमान की उद्धव सरकार? ये विचार जागृत आज हुआ। ये विचार जागृत आज हुए। इससे पहले बाला साहब ठाकरे के विचार कांग्रेस के बारे में क्या थे आप बता दीजिए। ये विचार कांग्रेस के बारे में क्या विचार थे बाला साहब ठाकरे के?
ये विचार सपने में बाला है साहब क्या? ठाकरे जब के से महाराष्ट्र में कांग्रेस 2019 के से बारे में सरकार विचार हमारी क्या थे? महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही है। नहीं, आप लोग विकास नहीं बताइए बचा ना। पा रहे हो, आप लोग अपने विकास मुंह नहीं से बचा पा रहे हो, आप लोगों के पास किसी बात का जवाब अच्छा नहीं है। होगा कि आप राज लोग ठाकरे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हो, उससे ज्यादा हैं आप लोगों को क्षमता नहीं है। बाला साहब के आपसे भाषणों का प्रोपेगेंडा वीडियो चाहिए, कोई मतलब अपनी नहीं, हर रैली में जनता चलाएं समझती है। और जनता देखे कि बाला साहब क्या कहते थे। बाला साहब का वास्तविक वारिस कौन है? अभिषेक जी वैचारिक एक वारिस एक कौन है? करके मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल, मुझे लगता है बड़ा सवाल उठा रहे हैं। नहीं एक अभिषेक जी एक सेकंड रुक जाइए। अवनीशेष जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सीमा मलिक हमारे साथ नेशनल स्पोक पर्सन एनसीपी से जुड़ी हुई हैं। अवनीशेष जी बड़ी बात कह रहे हैं। अवनीशेष जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के विचारधारा पर शिवसेना ने चुनाव लड़ी और उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली। जनता का नाराज होना लाजमी है और आपके साथ सरकार बनाई, इसलिए शिवसेना का जो जमीन है वो दरक रहा है, कमजोर हो रहा है। सीमा मलिक जी देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा तो है नहीं कि हम आप ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार बनाई तो हमारी सरकारें कोई एंटी हिंदू तो है नहीं, है ना। हम भी हिंदुत्व को उतना ही तवज्जो देते हैं जितना कि कोई भी पार्टी देती है। तो हम लोग ये जरूर है कि हम हिंदुओं के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी के लिए हम चाहते हैं कि एक पॉलिसी हो। तो देखिए, ये एक रैली करने से कुछ ऐसा नहीं होता कि आप हिंदुत्व के बहुत बड़े वो बन गए कि आप ही जो हैं, आप ही हिंदुओं के लिए, केवल आपने हिंदुओं के लिए किया क्या है अभी तक सर? ऐसा तो है नहीं, हिंदुओं के पास दिमाग नहीं है, वो भी ये चीज़ देखते हैं कि आपने क्या क्या। आज आप अयोध्या जा रहे हैं, कल तक आप यूपी और बिहार के लोगों को आप गालियां बकते थे, उनको मार मार के दौड़ाते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी है ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया है, पर महाराष्ट्र में भी एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। जहाँ तक लाउड स्पीकर्स का भी इशू था, उस पर भी सब कुछ काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हम लोग सीमा जी लाउड स्पीकर पर क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं प्रीति पांडे जी का रुख करूं। सीमा जी, लाउड स्पीकर पर 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं तो उनको हटाए, और अगर वैध हैं तो उनकी आवाज उसी डेसिबल के हिसाब से हो जितनी मानक पर तय की गई है। आप लोगों, आपकी सरकार का स्टैंड क्या है इस पर? तो भी जी मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कितने स्पीकर्स पर एक्शन हुआ? सीमा जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, स्पीकर्स पर एक्शन हुआ। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। अवनीशेष जी एक सेकंड, परमिशन देने के लिए बोला गया है, बट देखिए हम लोग का स्टैंड जी तो देखिए ऐसे जी मैम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, कितने स्पीकर्स पर एक्शन हुआ है? ऐसा नहीं है ना कि हम आज बुलडोजर बिना किसी को नोटिस दिए हुए बुलडोजर चला देंगे, किसी का कुछ भी उखाड़ के फेंक देंगे। वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पार्टी, सीधी सी बात है। और हिंदुत्व का देखिए, एक रैली करने से कोई हिंदुओं का। प्रीति पांडे जी मुझे लगता है इस बारे में बेहतर जवाब देंगे।